नागलोक बहुत से मामलों में खास लोक था और नागलोक के निवासी खास प्राणियों के तौर पर जाने जाते थे। यूं तो बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उन्हें दूसरे प्राणियों और दूसरे लोगों से अलग बनाती थीं, लेकिन हमेशा से उसकी खास शक्ति के लिए उन्हें जाना जाता रहा था। जैसे एक नाग एक सामान्य शरीर का प्राणी होकर भी अपने साथ भयानक जहर लेकर जीता है और ये जहर उसके लिए उपयोग की चीज होता है, वैसी ही विशेषता नागलोक के प्राणियों में भी थी। वे योग ऊर्जा के प्राणी होकर भी काल सर्प की काली ऊर्जा से नष्ट नहीं होते थे और उसका उपयोग कर सकते थे। उनके पास वो विशेष योग्यता थी जिसकी बदौलत वे काली ऊर्जा को भी उसी तरह साध सकते थे जैसे योग ऊर्जा को। स्वाभाविक है कि वे लोग और उनका लोग सारे ब्रह्मांड में खास थे और ये खास होना उन्हें बहुत सी अच्छी और बुरी चीजों के लिए सबके सामने ले आती थी। अच्छे लोगों को हमेशा उनका साथ चाहिए होता था और बुरे लोगों को उन पर राज करना होता था, क्योंकि खास होने के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। नागलोक के प्राणियों में जितनी रुचि यौगिक ऊर्जा वाले प्राणियों की होती थी, उतनी ही रुचि काली ऊर्जा वाले प्राणियों की भी होती थी। इसलिए ये लोग बहुत बार बहुत सी शक्तियों के निशाने पर होता था। उनके पास बहुत कुछ ऐसा था जिसे पाने के लिए तरह तरह के प्राणी हमेशा लालायित होते थे। नागलोक के सबसे बड़े परिवारों में से एक था जीवन नाग का परिवार। सारे ही रसूख वाले परिवार जीवन के परिवार के आगे सर भी झुकाते थे और सच्चे दिल से उनका सम्मान भी करते थे। जीवन नाग नागलोक के सबसे शक्तिशाली परिवारों का मुखिया था और उनके लोक के आसपास जितने भी लोग थे, उनसे नागलोक को सुरक्षित रखने की उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। ये जिम्मेदारी कई सदियों से नागलोक में जीवन नाग के ही परिवार के पास थी। ऐसा इसलिए भी था कि नागलोक बहुत लंबे समय से ऐसे लोगों का लोक रहा है जिन्हें दूसरे लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत प्रताड़ित किया था और उन्हें इस प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने में जीवन के परिवार के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। नागों में काली ऊर्जा के नियंत्रण के अलावा भी कुछ विशेष शक्तियां पाई जाती थीं और ये सारी शक्तियां उन्हें काली ऊर्जा से निपटने के मामले में खास बनाती थीं। नागलोक के वासी जब अपनी शक्तियों को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाते तो वे इच्छाधारी शक्ति को भी पा सकते थे। उनके पास जो मणि की शक्ति थी उसका भी शिकार करने के लिए बहुत से बुरे और अच्छे लोगों की शक्तियां उन पर हमला करती रहती थीं। खास तौर पर नागमणि उनके सारे समाज की साधना की उच्चतर स्थिति का परिणाम थी। इसीलिए इतने खतरों से निपटने के अनुभवों के बाद अब उन्होंने अपने लोक के आसपास अपनी खास नाग ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना रखा था। इस सुरक्षा कवच की जिम्मेदारी जीवन नाग के परिवार के पास थी, इसलिए वो वहां का सैन्य प्रमुख भी था। उसे सभी लोग सम्मान के साथ सेनापति कहा करते थे, लेकिन वो सिर्फ सेनापति यानी सेना का अध्यक्ष ही नहीं था, बल्कि वो उस लोक का राजा भी था। जीवन नाग और उसका परिवार नागलोक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि उसके सुरक्षा कवच और नागमणि की रक्षा करते थे। इसलिए एक ही साथ सेना के भी प्रमुख थे और आम लोगों के भी प्रमुख थे। फिलहाल कई सालों से नागलोक में कोई खास समस्या नहीं आई थी। ये लोग बड़ी खुशी से रहते थे और उनके लोक में हर तरफ आनंद और शांति थी। बहुत ही आम जीवन जीने वाले वे लोग थे जो बहुत सी आधुनिक शक्तियों की तकनीक उनके पास होने पर भी अनावश्यक रूप से उनका उपयोग नहीं करते थे। उनका सादा जीवन और उच्च विचार का नैतिक आदर्श था। उनका जीवन बहुत ही संयमित होता था और न्यूनतावादी भी। वे ज्यादातर समय अपनी ऊर्जा की साधना में और शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने में लगाते थे। उनका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का नियम बहुत ही मजबूत हुआ करता था। वे मनोरंजन के नाम पर सिर्फ एक खास समय ही देते थे।
इसके अलावा उनका जीवन अपने लोगों के लिए मेहनत करने में, उनके लिए साधनों को इकट्ठा करने में और अपने समाज को एकजुट और स्थिर बनाए रखने में ही व्यतीत होता था। इन लोगों के बीच में पारिवारिक व्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत रूप था, जिसमें हर परिवार में बड़े बूढ़े, बच्चे और जवान दंपति एक साथ रहा करते थे। बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादातर बड़े बूढ़ों के पास होती थी, जो अपने जीवन भर का अनुभव बच्चों को प्रदान करते थे। और इस बीच जवान दंपति समाज की और परिवार की सुरक्षा और साधनों की व्यवस्था में अपना जीवन लगाते थे। जीवन नाग के परिवार में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। उसके परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत से बड़े बूढ़े और बहुत से बच्चे थे, जिनका सारा कुनबा मिलकर 70 से ऊपर लोग होते थे। ये सारे लोग तमाम नागों के बीच में राजसी परिवार का सम्मान पाते थे। हालांकि उनके बीच इस तरह का कोई बंधन नहीं था कि सामाजिक व्यवस्था में या राजनीति और सेना की व्यवस्था के अलावा अन्य चीजों में भी वे अपनी मनमर्जी आम लोगों पर चलाएं। वे हमेशा आम लोगों की मर्जी का सम्मान करते थे और उनके बीच एक व्यवस्था थी जिसमें आमतौर पर पंचायत के माध्यम से ही किसी भी समस्या को सुलझाया जाता था। इन पंचायतों में आम से आम आदमी का भी उतना ही योगदान होता था जितना राजसी परिवार यानी जीवन नाग के परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति का। अपने इस खास तरह के शासन के लिए जीवन नाग सारे नागलोक में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। अब तक उसने हर आने वाले हमले से नागलोक की रक्षा की थी। एक दिन जीवन अपने महल में सेना को उसके तमाम प्रशिक्षण का अभ्यास कराने के बाद आराम करने के लिए बैठा था। इस बीच अचानक से मौसम खराब होने की वजह से दिन में भी अंधेरा छा रहा था। जीवन को थोड़ी थकावट महसूस हुई, इसलिए उसने अपने कमरे में जाकर कुछ देर के लिए आराम करने का इरादा किया। सोने से बने हुए कमरे में मिट्टी के लेप की जमीन पर जीवन आराम से लेटा हुआ इस बारे में सोच रहा था कि उसके छोटे भाइयों के विवाह के लिए उसे जल्दी ही समारोह का इंतजाम करना था। किस तरह से वो इस समारोह में सारे नागलोक के लोगों को एक साथ बुलाकर उन सभी का बराबर सत्कार करेगा, इस बात पर उसका दिमाग चल ही रहा था कि यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आमतौर पर नागलोक के व्यक्तियों को इस तरह से नींद नहीं आती थी, लेकिन जीवन बहुत जल्दी ही गहरी नींद में डूब गया और उसे एक सपना आना शुरू हो गया। इस सपने में जीवन एक अलग ही लोक में था। ये एक ऐसा लोक था जहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन ये उस तरह के पेड़ नहीं थे जिस तरह के पेड़ों को जीवन जानता था। इन पेड़ों में लकड़ी में एक तरह की गर्मी थी, जिसकी वजह से उनके आसपास ठहरना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पेड़ों के अंदर अंगारे सुलग रहे हों। उस गर्मी के असर से आसपास का सारा वातावरण बहुत ही ऊंचे तापमान पर पहुंच रहा था। जीवन उस गर्मी से बचने के लिए किसी जगह को ढूंढते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूमता रहा। फिर उसे लगने लगा कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ देर तक उसे संभाल पाने के बाद जीवन को महसूस हुआ कि गर्मी असहनीय हो गई है और बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तब उसे लगा कि वो अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर है। अगर वो उस तरह की शक्ति का उपयोग नहीं करता तो शायद इस गर्मी की वजह से उसकी त्वचा सूख जाती और तब उसके शरीर में उपस्थित काली ऊर्जा उस पर नियंत्रण कर लेती। गर्मी के असर से ऐसा कुछ गलत हो, उससे बचने के लिए जीवन को आखिरकार अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ये शक्ति थी इच्छाधारी शक्ति। इस शक्ति के उपयोग से जीवन अपना रूप बदलकर किसी भी ऐसे रूप में आ सकता था जिससे वो उस रूप की सुविधाओं का उपयोग करके अपने लिए सुरक्षा व सुविधा जुटा सकता था। जीवन ने उस इच्छाधारी शक्ति का उपयोग करते हुए तुरंत ही एक बाज का रूप रखा और उन गर्म पेड़ों से ऊपर उड़ चला। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर होता जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था
कि ये पेड़ बहुत लंबे हैं और इनकी ऊंचाई आसमान में बहुत ऊपर तक है। इसलिए बाज का रूप छोड़कर उसे बाद में गिद्ध का रूप रखना पड़ा, ताकि वो आसमान में इतनी ऊंचाई तक जा सके जहां पर वे पेड़ नहीं पहुंच रहे थे। और वो जब उस ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि ये शाम का वक्त था और सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा था। उसे देखते ही देखते सूरज डूब गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में वो देख सकता था कि उसके नीचे गहरे गर्म पेड़ अब सचमुच अंगारों की तरह सुलग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगारों के जंगल के ऊपर मंडराता हुआ गिर जाएगा। उसके पास उतरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और वो इसी उधेड़-बुन में था कि किस तरह से इस जंगल से पार पाकर वापस अपने घर पहुंचे और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाए जिन्हें निभाने की सोच में लेटे लेटे उसे नींद आ गई थी। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा था, वैसे ही उसकी नींद टूट गई। लेकिन जागने के तुरंत बाद जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां गहरा अंधेरा था, उस तरह का अंधेरा जो आमतौर पर नहीं होता था। उसने समय देखा, देर रात हो चुकी थी। इसका मतलब था कि वो काफी देर तक सोता रहा और शायद उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की वजह से किसी ने उसे जगाया नहीं। उसने बाहर जाकर इधर उधर देखा तो बाकी सारे लोग भी सो चुके थे। वो वापस अपने कमरे में आकर कुछ सोचने लगा और तभी उसने देखा उसके सामने एक बेहद लंबी लड़की की आकृति थी जो लगभग पारदर्शी थी। उसने उसे देखकर तुरंत उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस लड़की की आकृति ने जीवन की ओर देखा और हंसकर कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं और मैं यहां तुम्हें एक खास बात बताने आई हूं। इसके बाद पिशाचिनी ने जीवन से जो बात की उसमें उसे एक खतरे के लिए सावधान किया गया। उसकी नागमणि और उसकी दूसरी शक्तियों को लेकर काली ऊर्जा और दूसरी ऊर्जाओं में एक युद्ध छिड़ने की संभावना थी। इसलिए उसे इस बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। इस सब के बीच उसे अपनी शक्तियों के साथ किसका साथ देना है और किसका नहीं, ये कर्ण पिशाचिनी ने उस पर छोड़ दिया। क्या जीवन को काम आएगी कर्ण पिशाचिनी की सलाह? किस युद्ध के बारे में इशारा कर रही थी कर्ण पिशाचिनी? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।